तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, चार्टर एक्ट 1892। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग समझेंगे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मार्लियामेंटो रिफॉर्म, भारत शासन अधिनियम 1909। अब भारत शासन अधिनियम 1909 को समझने से पहले जरा हम एक बार इसका पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड समझ लें कि इस अधिनियम से पहले आपके सिस्टम था क्या। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि ब्रिटेन का रूल था आपके किसके ऊपर, भारत के ऊपर। ठीक है, किसी भी एक देश के द्वारा अगर दूसरे देश पर आपके शासन किया जाना है, ठीक, यह है या लंबे समय तक शासन किया जाना है, तो इसके होते हैं आपके तीन विकल्प। ठीक, यानी कि यह है ब्रिटेन, और ब्रिटेन का शासन किसके ऊपर है, इंडिया। ब्रिटेन हमेशा क्या चाहेगा, इंडिया के ऊपर यह रूल हमेशा बना रहे। ठीक है, अब अगर ऐसा ब्रिटेन चाहेगा या यूके इंग्लैंड चाहेगा तो उसके पास इसके लिए आपके तीन विकल्प होंगे। ठीक, तीन विकल्प कौन से, सबसे पहला विकल्प होता है पावर। ठीक, क्योंकि अगर ब्रिटेन ने भारत के राजाओं को आपके जीता तो अपनी ताकत की दम पे ही तो जीता। अगर ब्रिटेन के पास पावर नहीं होती तो फिर वो भारतीय राजाओं को जीत नहीं पाता। ठीक, तो शासन स्थापित करने की जो सबसे पहली आपके शर्त होती है वो होती है पावर। पावर यानी आर्मी, पुलिस, नेवी। ठीक, तो सबसे पहले आपके हुआ ये कि ब्रिटेन ने अपनी पावर को बढ़ाया और पावर की दम पर भारतीय राजाओं को जीता। अब होता क्या है कि ताकत की दम पे आप राजा को तो जीत सकते हो, लेकिन ताकत की दम पे आप जनता को नहीं जीत सकते। और अगर आपको अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखना है तो आपको जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि आपका जो शासन है उन राजाओं से बेहतर है। अगर आप ये भरोसा नहीं दिला पाए तो जनता विद्रोह कर देगी, और अगर किसी भी देश में जनता ने विद्रोह कर दिया तो ऐसी कोई भी नेवी, आर्मी और पुलिस नहीं है जो जनता को रोक सके, क्योंकि पब्लिक तो बहुत है। ठीक, क्योंकि जनता ने अगर विद्रोह कर दिया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता ने जब विद्रोह किया तो 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो ये टेलर एक हम देख भी चुके थे। तो यहां क्या है आपके, तो पहला विकल्प तो है आपके पावर। तो पावर की दम पे राजाओं को जीत सकता है, रजवाड़ों को जीत सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं जीत सकते। जनता को अगर जीतना है तो हमें जनता को दिलाना होगा भरोसा। क्या भरोसा दिलाना होगा कि हमारा जो शासन है वो राजाओं के शासन से क्या है, बेहतर है। तो इसके लिए जनता के लिए करनी होंगी कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज, कुछ कल्याणकारी गतिविधियां। ठीक है, तो इसके लिए अब आपके ब्रिटिशर्स भारत में क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स भारत में रेलवे आपके लेके आएंगे, एजुकेशन लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करेंगे, जुडिशरी की स्थापना करेंगे। जो सामाजिक बुराइयां पहले से भारत में चल रही थी जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, ठीक, इन सबको क्या करेंगे, सही करेंगे। विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, इसको चालू करेंगे। और इन सब कार्यों को करके आपके ब्रिटिशर्स भारतीय जनता से कहेंगे कि ये सब कार्य हम कर रहे हैं आपके लिए, इनमें से एक भी काम भारतीय राजाओं ने नहीं किया था, तो हमारा जो शासन है वो भारतीय राजाओं से क्या है, बेहतर है। ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहां कोइंसिडेंटली खास बात यह थी कि ये जितनी भी आपके वेलफेयर एक्टिविटीज आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में की जा रही थी, ठीक, ये भारतीय जनता को भरोसा जरूर दिला रहे थे कि ये सब हम आपके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज का अंतिम उद्देश्य कहीं ना कहीं आपके ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना था, या इन सारी एक्टिविटीज का जो अंतिम उद्देश्य था वो भारत से ज्यादा मात्रा से पैसा निकाल के ब्रिटेन पहुंचाना था। ठीक, जैसे कि आपके ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमने भारत के कल्याण के लिए रेलवे का विकास किया। ठीक, तो सच्चाई तो एक, रेलवे का विकास तो इन्होंने आपके इसलिए किया कि रेलवे अगर एक बार पूरे भारत में डल जाएगी तो कभी भी विद्रोह होगा तो तुरंत आर्मी भेज देंगे। रेलवे का विकास तो इन्होंने इसलिए किया कि भारत के गांव गांव से रॉ मटेरियल को ब्रिटिश फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके, ब्रिटेन के सामान को भारत के गांव गांव तक पहुंचाया जा सके। ठीक, इनकी रेलवे में आपके भारतीयों के लिए तो सिर्फ एक डिब्बा होता था, बाकी में तो ब्रिटिशर्स ही चलते थे। ठीक, तो रेलवे का विकास इन्होंने भारत के लिए नहीं किया था, इन्होंने रेलवे का विकास किया था अपने फायदे के लिए। ठीक, इन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए एजुकेशन लेके आए थे, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये एजुकेशन अपने लिए लेके आए थे, भारतीयों के लिए नहीं। इन्हें स्टाफ चाहिए था, एडवर्टीजमेंट का साधन चाहिए था, और इन्हें कल्चर कलेप्स करना था इंडिया का, जिससे कि भारत को हम हमेशा के लिए आपके हैंडीकैप बना सके। ठीक, इसके लिए किया था इन्होंने एजुकेशन का विकास। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपके इन्होंने कोई भारतीय उद्योगों के लिए नहीं किया, ब्रिटिश उद्योग आ चुके थे उस समय, इन्होंने ब्रिटिश उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं सिर्फ आपके वहीं तक अवेलेबल थी जहां जहां तक ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन था। ठीक, इसके बाद में आपके लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में आपके बेहतर इसलिए बनाया जाता है जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो सके। ठीक, रेवेन्यू कलेक्शन में कोई अड़चन ना आए, और रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास। तो रेवेन्यू कलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना जरूरी है। और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तब होगा जब जुडिशरी का खौफ होगा, इसलिए आपके लेके आएंगे जुडिशरी। ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई जुडिशरी में भारतीयों को कोई जस्टिस नहीं मिलता था। ये तो सिर्फ आपके जुडिशरी इसलिए बनाएगी जिससे भारतीयों की जमीनें हड़पी जा सके, भारतीयों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा सके, ठीक, और उन मुकदमों से द्वारा इनको डराया जा सके। ये होता था आपके ब्रिटिश जुडिशरी में। ठीक है, अब ये इतने सारे कार्य आपके जब अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं तो दो चार काम तो जनता को दिखाने के लिए करने पड़ेंगे। इसके लिए दास प्रथा समाप्त करेंगे, स्लेव सिस्टम। ठीक, कहेंगे कि अब कोई किसी को दास नहीं बनाएगा, फोर्स लेबर को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा सती प्रथा को समाप्त करेंगे ये, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को लागू करेंगे। तो एक दो तो अच्छे काम करने भी पड़ेंगे। अब जितनी भी वेलफेयर के नाम पे ये एक्टिविटीज की जा रही थी, ब्रिटिशर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इन सारी एक्टिविटीज का अंतिम उद्देश्य भारत से पैसा निकाल के कहां पहुंचाना है? इंग्लैंड पहुंचाना है। ठीक, और आज नहीं तो कल ये बात भारतीय जनता को पता चलेगी, और जिस दिन भारतीय जनता को ये बात पता चल गई कि ये सारी एक्टिविटीज हमारे वेलफेयर के लिए नहीं हो रही हैं, ये सब अपने लिए कर रहे हैं, उसी दिन भारतीय जनता सड़कों पर उतर आएगी। और जिस दिन भारतीय जनता सड़कों पर उतर आई, ब्रिटिशर्स के लिए संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो कुल 1.25 लाख थे, भारत की पॉपुलेशन तो 25-30 करोड़ थी। क्योंकि 25-30 करोड़ लोग अगर सड़क पे उतर आए तो 1.25 लाख लोग कहां गायब होंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो अब यहां करना क्या होगा? अब यहां करना आपके ये होगा, ठीक, क्या करना होगा कि भारतीय जनता का ब्रेन वॉश किया जाए। ब्रेन वॉश मतलब इसका पूरा इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि भारतीय जनता के दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि हम गुलाम पैदा हुए हैं और गुलाम ही मरेंगे। ब्रिटिशर्स को जीतना हमारे बस का नहीं है। अगर ये बात एक बार भारतीय जनता के मन में आपके आ जाए, ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है हम मानसिक रूप से विजयी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जनता खुद ही हार मान लेगी ना। एक बार अगर आपने सोच लिया कि नहीं आपके बस का नहीं है, तो आपने तो पहले ही हार मान ली। ठीक, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भारत का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है? ये ब्रेन वॉश है। ये बात आपसे किसने कही कि भारत का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी है, आईएएस है? ये बात आपसे उन लोगों ने कही है जो या तो यूपीएससी में फेल हो चुके हैं, जिन्होंने कभी यूपीएससी दिया ही नहीं है। जिसने यूपीएससी क्लास क्वालिफाई किया है वो तो कभी नहीं कह सकता ये बात कि यूपीएससी भारत का सबसे कठिन एग्जाम है। ठीक, अब इस ब्रेन वॉश का परिणाम देखा, भारत का जो सबसे बेहतर टैलेंट होगा वो यूपीएससी देता ही नहीं है। क्यों? उसे अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं है यार, सबसे कठिन एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थानेदारी दे लेते हैं। ठीक, अब यही इस ब्रेन वॉश का नतीजा है कि जब आप अपने गांव में कह के आते हो कि हम आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो गांव वाले देखते हैं पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। घर वाले भी रिश्तेदार भी कहते हैं थानेदारी की जगह आ रही है यूपी में, 10,000 वैकेंसी आ रही है, थानेदार बन जाओगे, सब सेट हो जाएगी लाइफ। यूपीएससी के लिए सोचने तक का मौका नहीं देते। यूपीएससी के लिए सोच लिया मतलब यूपीएससी जैसे मंगल ग्रह से आके क्रैक करते हो लोग। ठीक, तो ये क्या है? ब्रेन वॉश। ठीक, अब फिर आप इसका भी एग्जाम्पल देखना। जिस दिन ये ब्रेन वॉश टूट जाता है, आपने देखा होगा भारत के आपके कई गांव ऐसे, अगर एक गांव से एक आईएएस बन गया ना, 20 साल में पूरा गांव आईएएस होता है। इसका मतलब ब्रेन वॉश तोड़ दिया ना एक बंदे ने। ठीक, तो आपके यही सिचुएशन आपके ये है। आईएएस वाली सिचुएशन कैसी सिचुएशन है? एक हाथी के बच्चे को आप जंजीर से बांधो बेचारे को 24 घंटे, वो लाख तोड़ाने की कोशिश करेगा, नहीं तोड़ा पाएगा। अब उसके दिमाग में ये आइडियोलॉजी सेट हो गई, आई कांट ब्रेक इट। अब वो हाथी बड़ा हो जाए, उसे पतली सी भी रस्सी से बांध देना, वो तोड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। ठीक, तो यही ब्रेन वॉश है और यही ब्रेन वॉश तोड़ना है। ब्रेन वॉश करता क्या है? फियर, ये डर क्रिएट करता है, और डर के आगे जीत है। डर को बाहर निकालो। ठीक, तो कुल मिला के सिस्टम आपके क्या है? सिस्टम आपके यही ब्रेन वॉश इन्होंने आपके किया, और इसी ब्रेन वॉश की दम पे 300 साल भारत के ऊपर राज किया। ठीक, 25 करोड़ लोगों के ऊपर 1.25 लाख लोग इतने लंबे समय तक राज करें, क्या व्यवहार में संभव है? व्यवहार में संभव नहीं है। ये ब्रेन वॉश की दम पे किया इन्होंने। ठीक, अब देखना आगे आपके होगा क्या। ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता थी
कि पावर की दम पे इन्होंने राजाओं को तो जीत लिया, जनता को नहीं जीत सकते, क्योंकि जनता है 25-30 करोड़। ठीक, तो यहां आपके अगर जनता सड़क पे उतर आई तो ये इनकी पावर हो जाएगी हमेशा के लिए खत्म। पावर की दम पे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपके ये क्या करेंगे, ये जनता को जीतने के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज ये करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात को भी जानते थे कि जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज ये कर रहे हैं ये भारतीय जनता के लिए नहीं हो रही। भारतीय जनता को तो इसका 1% फायदा मिल रहा है, 99% फायदा तो मिल रहा है किसको, ब्रिटिशर्स को। और जिस दिन भारतीय जनता को ये बात पता चलेगी, भारतीय जनता सड़कों पे आएगी, और सड़कों पे आएगी तो इनके पास इतनी पावर नहीं है कि जनता को ये कंट्रोल कर सके। तो इसका मतलब ये विकल्प भी लंबे समय तक शासन करने के लिए सही नहीं है। तो लंबे समय तक आपके शासन करने के लिए अभी तीसरा विकल्प लेके आएंगे, ब्रेन वॉश। ठीक, क्योंकि आपके ब्रिटिशर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता को ये पता जरूर चलेगा कि ये सारी वेलफेयर एक्टिविटीज उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। ये जो फायदा पहुंचा रही हैं वो आपके किसको पहुंचा रही हैं, ब्रिटिशर्स को। ठीक, अब कैसे पता चलेगा, ब्रिटिशर्स को ये बात पता था कि ब्रिटिशर्स आपके भारत में क्या लेके आ गए, एजुकेशन। ठीक, अब यहां देखना, एजुकेशन आपके जब भी किसी देश में या किसी भी आपके समाज में आपके आती है, ठीक, किसी भी देश या किसी भी समाज के अंदर 3 वर्ग आपके होते हैं, एक होता है हायर, एक होता है मिडिल और एक होता है लोअर। ठीक है, अब यहां उस समय का जो समाज था आपके, ठीक, लोअर क्लास के पास आपके एजुकेशन थी ही नहीं। लोअर क्लास तो आपके एजुकेशन से क्या था, दूर था। ये तो खेती किसानी से ही बाहर नहीं निकल पाए, तो इसको तो हम हटा ही दें। किसी भी देश में या किसी भी समाज में आपके एजुकेशन आपके मिडिल क्लास के पास होती है। ठीक, मिडिल क्लास के पास तब भी होगी, लेकिन मिडिल क्लास की खास बात यह है कि मिडिल क्लास जब भी एजुकेशन लेता है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है, ये एजुकेशन को सीखने के लिए नहीं लेता, एजुकेशन को लेता है ये जॉब के लिए। और जिस दिन लग गई नौकरी उस दिन किताबों को ऐसे साइड कर देता है कि अब तुम जाओ, बहुत साथ निभाया तुमने। और जिस दिन किताबों को साइड कर दिया उस दिन से ही आपकी ग्रोथ खत्म, ग्रोथ का डेवलपमेंट खत्म, ग्रोथ तो कितनी भी हो जाए। ठीक, अब यहीं आपके अंतर क्या होता है, किसी भी समाज में जो आपके हायर क्लास होता है, हायर क्लास जब भी आपके एजुकेशन लेता है ये कभी जॉब के लिए नहीं लेता। ठीक, सबसे ज्यादा डर कहां होता है, इस क्लास में। देखो होता क्या है, लोअर क्लास, लोअर क्लास के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इन्होंने जन्म ही इतनी गरीबी में लिया है कि अब जो कुछ है वो पाने के लिए, खोने के लिए नहीं है। ठीक, इसलिए जो सबसे संघर्षशील प्रजाति आपकी होती है ना, वो यहां से निकल के आती है। ये जितने भी लीडर आए हैं सब कहां से आए हैं, यहां से। ठीक, और इन लीडरों ने यहां से निकल के यहां तक का सफर तय किया है। ठीक है, दूसरा ये हुआ। अब इसके बाद में आपके मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पूरी जिंदगी भर बस इसी स्थिति में डबाडोल रहता है कि जो है वो ना चला जाए कहीं, और इस चक्कर में आपके जो वो कर सकता है वो भी नहीं कर पाता। मिडिल क्लास का पूरा जीवन नौकरी में आपके निकल जाता है। ठीक, क्योंकि व्यवस्था से अगर आपको संघर्ष करना है तो बहुत डेयरिंग चाहिए उसके लिए। ठीक है, हो सकता है संघर्ष फेल भी हो जाए, फेल हो जाए तो वो मिडिल से लोअर में आ जाओगे, वो ये मिडिल से लोअर में आना नहीं चाहते, इसीलिए आपके चुपचाप नौकरी करते रहते हैं। और यहीं तक की सोच होती है भारतीय मिडिल क्लास की। भारतीय मिडिल क्लास क्या, पूरे वर्ल्ड का मिडिल क्लास। ठीक, अब ये मिडिल क्लास की सोच हुई। अब हायर क्लास जो आपके किसी भी सोसाइटी का आपके होता है, ये एजुकेशन लेता है, इसका एजुकेशन लेने का जो उद्देश्य होता है ना, सिर्फ नॉलेज हासिल करना। ठीक, ये नॉलेज से पैसा बनाता है। ठीक, पूरा वर्ल्ड आपके कोरोना की आड़ में आपके टूट रहा था, हर बिजनेस टूट रहा था, अडानी अंबानी बढ़ते जा रहे थे, इन पे कोरोना का सकारात्मक असर पड़ रहा था। ये इनकी नॉलेज का ही तो परिणाम था, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप उस नॉलेज से करोगे सिस्टम का एनालिसिस। ठीक, एनालिसिस सिस्टम का करना सीख गए तो आपको सिस्टम के लूप होल्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ सब पता चल जाएंगे। पता चल जाएंगी तो आप उसका आउटपुट निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपके सिस्टम। तो यहां आपके उस समय के समाज में भी तो भारत में एक ऐसा वर्ग होगा जो हायर क्लास होगा। ठीक, प्रिंसली स्टेट के राजकुमार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के बेटे। ठीक है, तो उस समय का जो आपके हायर क्लास होगा वो सिर्फ भारत में ही एजुकेशन नहीं लेगा, अब वो एजुकेशन लेने जाएगा ब्रिटेन। और जब वो ब्रिटेन में एजुकेशन लेने जाएगा, नौकरी करना तो उन्हें कभी नहीं थी, 10-10 हजार एकड़ जमीन के मालिक हैं लोग।
उन्हें क्या जरूरत है नौकरी की, ठीक। तो वो नॉलेज हासिल करने के लिए एजुकेशन लेंगे, और जब नॉलेज हासिल करने के लिए एजुकेशन लेंगे तो वो अब करेंगे ब्रिटिश सिस्टम का एनालिसिस। और ब्रिटिश सिस्टम का आपके एनालिसिस जैसे ही आपके ये करेंगे तो ये कहेंगे ये ब्रिटिशर्स तो कह रहे थे तो भारत के कल्याण के लिए हो रहा है, इसमें तो पूरा फायदा ब्रिटेन का है आपके, ठीक। और इसी बात को आपके ये जो होंगे, जो हायर क्लास, जो जितने भी एजुकेटेड हायर क्लास के लोग होंगे, ये आपके अब जनता से कहेंगे आपके इस बात को कि ये ब्रिटिश व्यवस्था, जितने भी ये वेलफेयर के नाम पे जितनी भी एक्टिविटीज आपके भारत में जो कर रहा है ना ब्रिटिश या ब्रिटेन, इन सभी वेलफेयर एक्टिविटीज का अंतिम उद्देश्य है भारत से ज्यादा मात्रा में पैसा निकाल के कहां पहुंचाना, ब्रिटेन पहुंचाना, ठीक। इसी बात को आपके सबसे पहले आपके कहेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, कौन थे ये? हायर क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक। एजुकेशन इंग्लैंड में हुई थी इनकी, इन्होंने इंग्लैंड की व्यवस्था और भारतीय व्यवस्था का एनालिसिस किया और सबसे पहले आपके इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि ब्रिटिश व्यवस्था भारत में आपकी इस तरह से कार्य कर रही है, या जितनी भी कल्याणकारी गतिविधियां भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा की जा रही हैं, इन सारी गतिविधियों का जो आपके अंतिम उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके पैसे निकाल के कहां पहुंचाना है, ब्रिटेन पहुंचाना है, ठीक है। ये यही करेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अंग्रेजों को भी ये बात पता थी ये आज नहीं तो कल होगा, और जिस दिन ये होगा जनता सड़कों पर खड़ी होगी। उससे पहले ही अंग्रेज अपनी तैयारी कर चुके थे। कौन सी तैयारी? ये पहले ही साथ साथ करते जा रहे थे कि जनता को पता चल भी जाए तब भी जनता सड़कों पर ना आए। पहले ही जनता के दिमाग में डाल दो गुलाम पैदा हुए हो और गुलाम ही मरोगे, कोशिश कितनी भी कर लेना। अब इस ब्रेन वाश को आपके ये 18th 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, ठीक, लगातार आपके 300 साल तक ये ब्रेन वाश इनका काम करेगा। अब क्या ब्रेन वाश इनका आपके होगा समझना। 18th 19th सेंचुरी में आपके ये ब्रेन वाश के लिए एक थ्योरी लेके आते हैं, वाइट्समैन वर्डन थ्योरी। इस थ्योरी के द्वारा करते हैं आपके क्या ये ब्रेन वाश। अब ये जो आपके वाइट्समैन वर्डन थ्योरी थी, श्वेत व्यक्ति बोझ का सिद्धांत, ये वाइट्समैन वर्डन थ्योरी आपके दी थी एक ब्रिटिश हिस्ट्रीशियन रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग एक फेमस बुक जंगल बुक के राइटर हैं आपके, ठीक। तो रुडयार्ड किपलिंग आपके ये कहते हैं कि हम अंग्रेज भारत पर शासन करने नहीं आए हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके ऊपर शासन करने में, है ही क्या आपके पास जो हम शासन करेंगे, ठीक। हम अंग्रेज तो भारत इसलिए आए हैं जिससे कि आप अनसिविलाइज्ड इंडियन को सिविलाइज्ड बना सकें, ठीक। आप अनमॉडर्नाइज्ड इंडियंस को मॉडर्नाइज बना सकें। मतलब इन्होंने तो हमारे ऊपर ही ऐसा एहसान कर दिया इस थ्योरी के द्वारा, जैसे कि अंग्रेज नहीं आते तो हम तो पता नहीं कहां चले जाते, ठीक। ये तो लाइन यही कह रही है कि अपने फायदे के लिए नहीं आए, तो हमें आधुनिक बनाने आए हैं, ठीक। ये तो आपके हमें सभ्य बनाने आए हैं, शासन करने नहीं आए हैं, बहुत भले आदमी हैं ये, ठीक। ब्रिटेन से इतनी दूर 6000 किलोमीटर दूर आए हम लोगों की सभ्यता के लिए, ठीक है। तो अब आपके पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट थ्योरी का आपके क्या था कि हम वाइट्समैन भारत पे रूल करने नहीं, भारत को सिविलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज बनाने आए। ब्रेन वॉश कर रही है लाइन, ठीक है। अब इन्हें पता था कि आज नहीं तो कल इनकी सभ्यता और आधुनिकता की धज्जियां उड़ेंगी, क्योंकि ये ना तो सभ्य बना रहे ना आधुनिक बना रहे, और जिस दिन धज्जियां उड़ेंगी जनता रोड पे आएगी। तो तुरंत दूसरा पॉइंट, नो वन कैन डिफीट अस, अंग्रेजों को जीतना असंभव है। और उस सदी में आपके अंग्रेजों को कोई कभी जीत भी नहीं पाया था, सच्चाई भी यही थी। पूरे वर्ल्ड में 60 देशों में एक छत्र इनका परचम लहरा रहा था, ठीक। अब समय के साथ हुआ क्या कि जब भारत में आपके एजुकेशन का प्रसार हुआ, एजुकेशन का आपके प्रसार हुआ, तो आपके जो भारत का जो आपके हायर क्लास था उसने एनालिसिस किया, और उसने एनालिसिस करने के साथ ही आपके ये कह दिया कि सभ्यता के नाम पे या इंडिया को सिविलाइज्ड बनाने के नाम पे ये जितनी भी एक्टिविटीज भारत में कर रहे हैं, ठीक। कौन सी एक्टिविटीज? रेलवे, एजुकेशन, जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक। भारतीयों को सभ्य बनाने के नाम पे ये जितनी भी आपके एक्टिविटीज इंडिया के अंदर ये कर रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज का अंतिम उद्देश्य इंडिया को सिविलाइज्ड बनाना नहीं, भारत से ज्यादा मात्रा में पैसा निकाल के इंग्लैंड पहुंचाना है। तो इनकी ये सिविलाइजेशन की जो अवधारणा थी इस पे लग जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर दूसरा आपके कहते हैं क्या? हम भारतीयों को आधुनिक बनाने आए हैं, ठीक। अब हम आपके आधुनिकता की बात करें सबसे पहले, तो मॉडर्निटी हम कहते किसे हैं? पहले तो ये क्लियर हो, किसे कहते हैं मॉडर्निटी?
कुछ तो होता होगा। तो आप वेस्टर्न कपड़े पहन लोगे तो मॉडर्न हो जाओगे, यही तो इस देश की समस्या है। कल्चर का बदलाव किसको यूज करना? तो मशीन यूज नहीं करेंगे तो मॉडर्न नहीं होंगे। कूट कूट के भरिए वो तो तुम्हारे अंदर इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। है? तो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? कितनी इंटेलेक्चुअलिटी है? है? हिडन है, दिखाई नहीं दे रही है। तो नेक्स्ट, तो मॉडर्निटी, तो सबसे पहले तुम ये समझ लें कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है। ठीक, ना अंग्रेजी बोलना मॉडर्निटी का मतलब है, ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना मॉडर्निटी का आपके मतलब है, ना ही आपके पिज्जा बर्गर खाना मॉडर्निटी होती है, ना ही वैलेंटाइन डे मनाना मॉडर्निटी होती है। ठीक है, और ना ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर मॉडर्निटी है जो हम देख के फॉलो करते हैं। रियलिटी में आपके मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? मॉडर्निटी के आपके होते हैं दो पिलर, रेशनलिटी, ह्यूमैनिटी। अगर आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन तर्क के आधार पर सही है, रेशनल है, जिसे आप प्रूव कर सको, ठीक, तो आप अपने विचारों में मॉडर्न हो। अगर आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन ह्यूमैनिटिक है, मतलब किसी दूसरे जीव को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो, तब आप अपने विचारों में मॉडर्न हो। मॉडर्न अंग्रेज नहीं थे, मॉडर्न थे स्वामी विवेकानंद। ठीक, मॉडर्न अंग्रेज नहीं थे, मॉडर्न थे महात्मा गांधी। ठीक, ये होता है मॉडर्निटी। और इनमें से एक भी ना पिज्जा खाता था, ना अंग्रेजी बोलता था। अंग्रेजी आती दोनों को थी, बोलते नहीं थे। ठीक, ना ही आपके ये सब धोती पहनने वाले थे, और धोती भी सिर्फ नीचे ही पहनते थे, ऊपर तो आपके कुछ नहीं पहनते थे। ठीक है, गांधी जी पे तो बेचारे पे धोती ही दो थी, एक पहन लेते थे, एक ओढ़ लेते थे, रात में उन्हीं को सुखा लेते थे फिर धो के। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना था वो मॉडर्न नहीं थे, मॉडर्न वो थे। मॉडर्निटी का कोई भी लेना देना, ठीक, ना पहनाव से है, ना दिखावे से है, ना मशीनों से है, ना गाड़ियों से है, ना वेस्टर्न कल्चर से है। ये तो जो हम वेस्टर्न कल्चर को जो हम फॉलो करते हैं, ये मॉडर्निटी नहीं है, इसको बेवकूफी कहते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? हर देश की ज्योग्राफी अलग है, उस देश की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वहां का रहन सहन अलग है, वहां का खान पान अलग है। ठीक, इंग्लैंड की ज्योग्राफी अलग है, तो वहां का रहन सहन, वहां का कल्चर, वहां का खान पान अलग है, वो उन लोगों के लिए है। इंडिया की ज्योग्राफी अलग है, और अगर यहाँ की ज्योग्राफी अलग है तो यहाँ की लाइफ स्टाइल अलग है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को छोड़ के अगर उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे तो एक कल्चर कलेप्स होगा ही होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। हम सीधा अंधाधुंध सिर्फ उनको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न जो कल्चर है वहां के सेंटर पॉइंट में होता है व्यक्ति, और भारतीय कल्चर में सेंटर पॉइंट में होता है फैमिली। अब हम अपने कल्चर को छोड़ के जैसे ही उन्हें फॉलो करते हैं ना, तो अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं मुझे तो ये लड़की पसंद है, इसी से ही शादी करना है, हो जाए तो हो जाए घर वाले नाराज। ठीक, इंडिया का जो कल्चर है वो फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट है, और हम अपने कल्चर को छोड़ के वहां का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर फ्रीडम पे जोर देता है। किस पे देता है? फ्रीडम। और इंडियन कल्चर ऑर्डर पे जोर देता है, व्यवस्था, कि व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। ठीक है, वो फ्रीडम पे जोर देते हैं इसलिए वहां लॉ का बोलबाला है, हम व्यवस्था पे जोर देते हैं इसलिए एथिक्स का बोलबाला है। हमारे लॉ में कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं को सम्मान दो, लेकिन हमारे एथिक्स में लिखा है। अब हम जब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, इस एथिक्स को भूल जाते हैं। हमारे लॉ में कहीं नहीं लिखा कि टीचर को सम्मान दो, ये हमारे एथिक्स में लिखा है। ठीक, तो दोनों सोसाइटी अलग है, हमारा कल्चर ईस्टर्न अलग है और वेस्टर्न अलग है। उनका गलत नहीं है, लेकिन उनका उनके अकॉर्डिंग है, हमारा हमारे अकॉर्डिंग है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते। पता है, वेस्टर्न कंट्रीज वाले हमारे कल्चर से सिर्फ अच्छी चीजें लेते हैं, वो पिज्जा बर्गर कभी नहीं लेके जाते यहां से, वो लेके जाते हैं योगा, वो लेके जाते हैं हल्दी, वो लेके जाते हैं नीम, और हम लेके आते हैं पिज्जा बर्गर। ठीक है, सेंटा क्लॉज, ये हम लेके आते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अब हम आपके सामने आपके एक पिज्जा रख रहे हैं, एक पराठा रख रहे हैं, यकीन मानना आप पिज्जा उठाओगे? जरूरी नहीं है। ये क्लास में कहने की बात है, सच्चाई यही है।
जिस दिन भारतीय पराठा खाना शुरू कर देंगे उस दिन ये सारे जितने भी ये मैकडॉयल और ये बर्गर और पिज्जा स्पेशल है बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में तो कुल मिला के खैर बात कहने का तात्पर्य वो नहीं है, हम कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यवस्था के अगर हम पॉजिटिव चीजों को उठाएं तो उठाने में दिक्कत नहीं है। ठीक, यह हुआ। अब आप खुद सोचो, हम एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। ठीक, हम जिम में बॉडी बना रहे हैं, वो योगा की तरफ जा रहे हैं। पूरा बेस्ट और ईस्ट का वो तो देखो, वो क्या एडॉप्ट कर रहे हैं और हम क्या एडॉप्ट कर रहे हैं, दोनों का एडॉप्शन बिल्कुल अलग अलग हो रहा है ना। तो वो मॉडर्न है, क्यों मॉडर्न है? क्योंकि वो तर्क के आधार पर प्रूव कर सकते हैं कि योगा और आयुर्वेद यही लंबी लाइफ का राज है। हम एलोपैथी और जिम को लंबी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। ठीक, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति वहां कोई जिम जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर बन गया है। ठीक, 6 पैक एब्स, ठीक है, यह है। अब आगे, अब थोड़ा सा लड़कियों की भी तो डिमांड है ना, 6 पैक एब्स हैं तो थोड़ा सा डिमांड ज्यादा दी जाती है, तो लड़के भी उस डिमांड के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब इसके बाद में तो नेक्स्ट आपके क्या है, तो मॉडर्निटी का मतलब जब आपने अपनी हर बात को तर्क के आधार पर सही सिद्ध कर दिया हो और आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन ह्यूमैनिटी के आधार पर सही हो। अब आप मान लो ऑडी से जा रहे हो, ठीक, रास्ते में कोई आपके बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है, 120 की स्पीड में ऑडी जा रही है, उड़ा दिया, बने रहो आप ऑडी वाले मालिक। क्या ह्यूमैनिटी के आधार पर सही था? आपने ब्रेक भी नहीं लगाया वहां, करने वाले कर देते हैं सर। तो इसका मतलब क्या है, वो आधुनिक नहीं है, वो जीन्स टी शर्ट पहने भले ही है, वो पूरी तरीके से आपके मध्यकाल का व्यक्ति है, गवार नहीं कहेंगे, उसके अंदर कोई आधुनिकता नहीं है। ठीक, तो अब हम आपके देखें, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम भारतीयों को आधुनिक बनाने आए हैं। ठीक, आपने पूरे एक देश को गुलाम बना रखा है, ये तर्क के आधार पर कहां तक सही है, और जब हम आपसे स्वतंत्रता मांगते हैं तो आप हमें मारते हो, कूटते हो, पीटते हो, जेल में बंद करते हो, ये मानवीयता के आधार पर कहां तक सही है। इसका मतलब जब आप अपने विचारों में खुद आधुनिक नहीं हो तो आप हमें क्या आधुनिक बनाओगे? हम आपको जीएस कब सिखा रहे हैं? जब जीएस हमें आती है। अगर हमें ही जीएस नहीं आएगी तो हम आपको क्या सिखाएंगे? ठीक, तो इसका मतलब दोनों पिलर्स इनके टूट गए। अब यहां हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब इनके ये दोनों पिलर्स टूट गए तो अब ब्रिटिशर्स को भी पता था कि जनता सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि दोनों पिलर्स पर लग गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन साथ साथ उन्होंने सेट कर रखा था एक और पिलर, नो वन कैन डिफीट अस। अब यही आपने देखा, भारत में दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी दी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के अंदर जितना भी हायर क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं वो ये एग्री कर गए कि ब्रिटिश व्यवस्था भारत का शोषण कर रही है। ठीक, ब्रिटिश व्यवस्था भारत का शोषण कर रही है और हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करना है। इसी आधार पर भारत में सबसे पहले होता है कांग्रेस का गठन 1885 में। कांग्रेस का गठन कब हुआ? अब इनके अंदर जब अवेयरनेस आई, ठीक है, अवेयरनेस आई, कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा कि इतिहास में आपको पढ़ाया जाता है कि कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज था वो था मॉडरेटर फेज, सेकंड फेज था एक्सट्रीमिस्ट और थर्ड था गांधीयन। तो अब क्वेश्चन ये आया कि कांग्रेस का पहला फेज मॉडरेटर या नरमपंथ क्यों था? नरमपंथी वे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे, उग्र आंदोलन नहीं करते थे। ठीक, तो यही नरमपंथी थे। गरमपंथ में आपके युवा लोग थे, यही हम कहते हैं ना। तो बेसिकली क्या जब नरमपंथ भारत में था तब क्या भारत का युवा मर गया था? युवा तो तब भी होगा ना, किसी देश में रातों रात तो युवा नहीं जाएगा, यूथ तो देश में हमेशा रहता है। तो उस समय क्यों नहीं हुआ गरमपंथ शुरू? कारण था ये, जब तक ये सेकंड पिलर नहीं टूटेगा ना ये नरमपंथ ही रहेगा। मतलब हम एग्री कर रहे हैं हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में यार युद्ध कैसे करें, इनको जीतना असंभव है। और जब तक ये बात नहीं निकलेगी हमारे दिमाग से बाहर, हम कभी भी इनके खिलाफ एग्रेसिव एक्शन नहीं ले सकते। यही था मॉडरेटर फेज। मॉडरेटर फेज वो था जब भारतीयों के दिमाग में वाइट्समैन वर्डन थ्योरी बसी हुई थी। ठीक, जब तक ये वाइट्समैन वर्डन थ्योरी टूटेगी नहीं तब तक आपके मॉडरेटर फेज खत्म होगा नहीं। जिस दिन वाइट्समैन वर्डन थ्योरी के दोनों पिलर टूट जाएंगे, पहला तो टूट चुका है लेकिन ये दूसरा भारी पड़ रहा है अभी, जब तक ये पिलर नहीं टूटेगा तब तक युवा सड़कों पर नहीं आएगा। ठीक, हम कहते हैं कि गरमपंथ में आपके युवाओं ने भागीदारी की, युवा तो पहले भी थे, हर देश में हमेशा युवा रहते हैं, पहले भी तो भागीदारी कर सकते थे। नरमपंथ क्यों पहले आया? गरमपंथ भी तो पहले आ सकता था। ठीक, तो गरमपंथ तब आएगा जब ये पिलर टूटेगा। अब आगे चल के आपके होगा ये, कांग्रेस का आपके गठन हो गया, नरमपंथी विचारधारा चलने लगी। क्यों चलने लगी? ये लॉजिक बता दिया। ठीक,
हम इतिहास में रट तो लेते हैं मॉडरेटर फेज पहले आया, नरमपंथ पहले आया, क्यों आया ये किसी को नहीं पता। इसलिए आया था ये क्योंकि यहाँ वाइट्समैन वर्डन थ्योरी का प्रभाव उस समय चल रहा था। ठीक, इसीलिए मॉडरेटर आपके मूवमेंट पहले आया। और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कब आएगा? जब ये पिलर टूटेगा। इसका टूटना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं आपके ये पिलर टूटेगा कैसे। ठीक, भारत में आपके मॉडरेटर मूवमेंट आपके चल रहा था, नरमपंथी आपके आंदोलन, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष खास निकलने वाला नहीं था, छोटे मोटे निष्कर्ष के अलावा। अब इसी दरमियान आपके होता क्या है, अब कहानी कहां से शुरू होती है? 1897, 1897। ठीक है, 1897 में आपके एक देश हुआ करता था, नाम था जिसका इथोपिया। ये अफ्रीका का एक देश है। ठीक, ये देश आपके ट्राइबल देश है, जनजाति, तब भी गरीब था आज भी गरीब है, तब भी इसके पास कुछ नहीं था आज भी इसके पास कुछ नहीं था। इस इथोपिया के ऊपर आपके रूल था किसका? इटली का। ठीक है, इथोपिया एक गरीब, एक पिछड़ा हुआ, ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर ऐसा देश था आपके इथोपिया, और इसके ऊपर शासन था किसका? इटली का। 1897 में हुआ क्या कि इथोपिया के जो आपके लोग थे, इन्होंने कहा बस बहुत शासन सह लिया, अब हम स्वतंत्र कराएंगे। और ये सारे लोग आपके, ठीक, कुलाड़ी, तलवार, भाला, फरसा, डंडा जो मिला सब लेके सड़कों पर उतर आए और इटली के लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इटली के लोगों को कहां भेज दिया? इटली। मतलब इथोपिया आपके इटली की सत्ता से आजाद हो गया 1897 में। ठीक, जबकि भारत जैसे सशक्त देश को इटली से आजाद होने में टाइम लग गया था 2014। नहीं लगा? लग गया था ना। 2014 तक तो इटली की सत्ता थी ना, कांग्रेस, सोनिया गांधी। ठीक, वो तो मोदी ने इटली की सत्ता खत्म की है। अब चलो खैर आगे आते हैं। अब नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो कुल मिला के हमने देखा क्या, 1897 में इथोपिया के लोगों ने आपके क्या कर लिया? स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, अब स्वयं को इन्होंने आपके स्वतंत्र कर लिया। उस समय तक मीडिया आ चुकी थी, न्यूज़पेपर छपने लगे थे। अब न्यूज़पेपर आपके छपने लगे थे तो अब क्या था, न्यूज छप गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि इथोपिया के लोगों ने स्वयं को इटली की सत्ता से मुक्त कराया, इथोपिया अब एक स्वतंत्र देश। अब ये न्यूज आपके छपी। ठीक है, पहले के न्यूज़पेपर और आज के न्यूज़पेपर में अंतर आपके होता है। अंतर क्या होता है कि आज का न्यूज़पेपर आप पॉटी में बैठ के पढ़ते हो आधे घंटे, पहले का ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे सही जगह होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, वेस्टर्न सीट पे बैठ जाओ, आधे घंटे कब निकलेगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा। तो अब यहां आपके पहले के न्यूज़पेपर आपके कमरे के अंदर नहीं पढ़े जाते थे, पहले गांव में एक न्यूज़पेपर आता था। ठीक है, और गांव में पढ़ने वाला भी एक आदि होता था, सब लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो फिर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था न्यूज़पेपर उसको बीच में बिठाया जाता था पूरी आपके चौपाल पे, पंचायत पे, फिर वो पढ़ता था, फिर वो आपके पढ़ के सुनाता था सबको। ठीक, कि इथोपिया ने इटली से स्वयं को स्वतंत्र कराया। अब गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं, मान लो यूपी बिहार का कोई गांव है आपका, ठीक है, तो आपके जैसे ही वो एक खबर बोलेगा तो दूसरा, दद्दा क्या कह रहे हो ये? अरे दद्दा कुछ नहीं कह रहे, न्यूज में छपाए। कि क्या छपा है न्यूज में? कि इथोपिया ने इटली से स्वयं को स्वतंत्र कराया। तो दो चार आपके वहां जो जवान लड़के वहां खड़े हो जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो आप, इथोपिया ने स्वतंत्र कराया? कि हाँ, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कि 20,000। अपनी कितनी है? 20 करोड़। उनके पास क्या हथियार थे? गुलेल, धनुष, तीर। हमारे पास तो यूपी में कट्टे ही इतने हैं जिसकी कमी नहीं है। ऐसा ही है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कट्टा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, लीगल इलीगल सब मिला के, लीगल तो होते ही नहीं है, इतने तो कट्टे हैं हमारे पास में जितने उनके पास तो धनुष, तीर, कमान और डंडे नहीं है। ठीक, तो जब वो स्वतंत्र करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये आग लग गई ना। अब वही वाली बात, अच्छा ये आईएएस बन गया, 10th में इसके थे 67%, मेरे थे 72, 12th में इसके थे 76%, मेरे थे 86, ग्रेजुएशन में आपके ये इंजीनियरिंग 5 साल में निकाल पाया, 2 बार रुक गया इसका पेपर, और मेरी 4 साल में आपके 80% थे इंजीनियरिंग में। अगर ये आईएएस बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। ब्रेन वाश टूट गया।
ये हुआ 1897 में, और यहीं से भारत में आपके मॉडरेटर आइडियोलॉजी शिफ्ट होगी एक्सट्रीमिस्ट में ही, और 1897 में ही पहली बार भारतीय हथियार उठाएंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और आपके सबसे पहली शुरुआत होगी इसके पूना में। ठीक, पूना में आपके चापेकर ब्रदर्स, पूना के प्लेग कमिश्नर एंड एमस्ट को गोली मार देंगे, उतर आए भारतीय सड़कों पर। ठीक, 1897 से पहले ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, यानी कि ये ब्रेन वॉश क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, अब ये आपके ब्रेन वॉश जैसे ही टूटा, अब भारत में एग्रेशन बढ़ेगा। गर्म पंथ का मतलब एग्रेशन का बढ़ना, युवाओं का बढ़ना नहीं, युवा तो पहले भी थे, अब उन युवाओं के अंदर एग्रेशन बढ़ गया। ठीक है, यह हुआ। अब आपके रही सही कमी आपके एक और पूरी हुई 20वीं सदी के शुरुआत में ही, आपके 1902 से 4 के बीच में, 2-4 या 3-4 के आसपास का टाइम रहा होगा। 2 से 4 के बीच में हुआ क्या, ये एक देश था आपके, कौन सा, रसिया। ये देश पृथ्वी पर शुरू होता है, खत्म नहीं होता, बस 2 महाद्वीप में फैला हुआ, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, एक छोटा सा आपके और देश था आपके इसके छोटा सा नीचे ही, जिसे कहते थे हम जापान। ठीक, ये रसिया क्या करता है, शौक में इसने सोचा है बड़ा छोटा सा देश है, इसको मिला ही लेते हैं अपने में। ये रसिया कर देता है इसके ऊपर अटैक, कर दिया रसिया ने अटैक। ठीक, रसिया की नेवी ने जापान को चारों तरफ से घेर लिया, और जापान को इन्होंने वार्निंग दे दी कि 1 दिन के अंदर आप सरेंडर कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। जापान ने कहा क्यों सरेंडर कर दें भाई, हमारा स्वतंत्र देश है। ठीक, तो रसिया ने कहा देखो हम शुरू होते हैं खत्म नहीं होते, तुम शुरू होते ही खत्म हो जाते हो, इसलिए आप सरेंडर कर दो। ठीक, तो जापान ने कहा कि हमारा जियोग्राफिकल एरिया जरूर कम है, लेकिन हमारा मोरल कम नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है, और हमारी ताकत तो बिल्कुल कम नहीं है, आप कमतर मत आंकना हमें। तो रसिया ने कहा नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, 24 घंटे के अंदर आपको सरेंडर करना होगा। तब जापान का जवाब आता है 24 मिनट, ये नेवी यहां से हटा लो, नहीं तो उसके बाद जो हम करेंगे आप नहीं संभाल पाओगे। जापान की धमकी को आपके मजाक में ले गया रसिया, मजाक में ले गया जापान। रसिया ये भूल गया कि जापान तकनीकी का महारथी देश था। ठीक, तो अब जापान ने जब अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया, और जापान की जब मिसाइलें निकली यहां से, 24 मिनट में रसियन नेवी आपके पैसिफिक ओशियन में गायब, नेवी खत्म। अब जापान की आर्मी घुसी यहां रसिया में, अब जापान की आर्मी घुसी, जापान की आर्मी के आगे रसियन आर्मी टिक नहीं पाई, रसियन आगे दौड़ती जा रही है आगे, जापान की आर्मी पीछे पीछे, और ये पहुंचा दिया इन्होंने मॉस्को यूरोप में, पूरा रसिया में आपके खदेड़ते हुए ले गए इनको। अब मॉस्को जाके आपके रसिया के प्रेसिडेंट से कहा तुम सरेंडर करोगे कि हम करें। अब ये न्यूज फिर आ गई आपके अखबार में, दूसरे ही दिन अखबार फिर चल रहा आपके पंचायत में चौपाल पे। अब वो दद्दा फिर पढ़ रहे अखबार, जापान ने रसिया को हराया। तो 2-4 लड़के बोले क्या बात कर रहे हो दद्दा, कुछ भी बोलते हो आप भी आजकल, जापान कैसे रसिया को हरा देगा। तो कह रहे इसमें लिखा है जापान ने रसिया को हराया। अब आपके उन लड़कों का दिमाग फिर खराब। ठीक, जापान दिल्ली से भी छोटा देश, और रसिया आधी पृथ्वी के बराबर, ठीक, उसको हरा दिया। तो इसका मतलब हमारा भारत तो बहुत बड़ा है, इंग्लैंड तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, सच्चाई तो यही है। ठीक, जापान की पॉपुलेशन 20 लाख, भारत की पॉपुलेशन 20 करोड़। तो जब जापान हरा सकता है तो अब हम भी हरा सकते हैं। और इस घटना के बाद तो भारत के अंदर जो एग्रेशन बढ़ा, भारत में आपके देखते ही देखते आपके डिमांड क्रिएट हो गई स्वराज। पूरे मॉडरेटर फेज में कभी भी स्वराज की डिमांड इंडिया के अंदर नहीं हुई थी, धर्मपंथियों के फेज में कभी भी स्वराज की डिमांड नहीं हुई। स्वराज की डिमांड पहली बार की गर्मपंथियों ने, कब की, जब ये व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी टूट गई। ठीक, तो व्हाइट्समैन वर्डन थ्योरी आपके ब्रेक हो गई, स्वराज की आपके पूरे भारत में अब आपके शुरू हुई डिमांड। अब स्वराज की डिमांड अब आपके जब पूरे भारत के अंदर अब आपके शुरू हुई, ठीक, तो अब स्वराज की डिमांड जैसे ही आपके होती है शुरू, पूरे भारत का आपके जो यूथ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ था सब मिल गए अब आपके, और सबकी सिर्फ एक ही डिमांड, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आपकी डिमांड शुरू हो गई, भीड़ सड़कों पे आपके उतर आई पूरी। ठीक, तो अब जैसे ही यहां स्वराज की डिमांड पूरे आपके भारत में आपके होगी, उसी टाइम भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आएंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन भारत आए, भारत की स्थिति अंदर से इतनी भयभीत कि अब अंग्रेजों का रहना भारत में क्या हो गया,
मुश्किल हो गया। पूरे भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यानी अंग्रेजों को मारा जा रहा था आपके। ठीक, करजन की एंट्री होती है उस टाइम। ठीक है, अब करजन की एंट्री होती है, ब्रिटिश पीएम करजन से पूछते हैं कि भारत का क्या हाल चल रहा है, तो करजन कहते हैं हाल कुछ नहीं चल रहा, एक आध साल काट लो बस, हम स्वतंत्र करा के आएंगे भारत को, परेशान मत हो। जिस तरीके से यहाँ स्वराज की मांग चल रही है, हमें स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन ये आया, ब्रिटिश पीएम कहते हैं भाई क्यों मांग चल रही है और क्यों स्वतंत्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों स्वतंत्र करना पड़ेगा, तो करजन आपके ब्रिटिश पीएम को समझाते हैं कि आपने आज तक 3 विकल्प पे शासन किया था भारत में। पहला, पावर, पूरी जनता सड़कों पे खड़ी है, पावर आपके पास है नहीं। ठीक, दूसरा, आप शासन कर रहे थे वेलफेयर एक्टिविटीज के नाम पे, जनता को इनकी हकीकत पता चल चुकी है। ठीक, तीसरा, आप शासन कर रहे थे आपके ब्रेन वॉश पे, और ब्रेन वॉश की आपकी थ्योरी थी कौन सी, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी, और आपकी वाइट्समैन बर्डन थ्योरी टूट चुकी है। तो अब आपके पास भारत को स्वतंत्र करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर अब आपके ब्रिटेन से, आपके करजन से कहा जाएगा ऐसा है, अगर भारत स्वतंत्र कराए तो डूब के मर जाना, लौट के मत आ जाना इंग्लैंड, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए भारत, चाहे कुछ भी करो वहां। अब करजन बड़े परेशान, ठीक, कि ये क्या करें अब हम। तो फिर करजन क्या करेंगे, एक नया ब्रेन वॉश लेके आएंगे 20th सेंचुरी में, और एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये डिवाइड एंड, कैसी थ्योरी है ये, ब्रेन वॉश। ठीक, अब ये इस डिवाइड एंड रूल थ्योरी के तहत आपके अब ये करजन क्या करेंगे, करजन आपके ये करेंगे, भारत की आजादी की मांग कर रहे थे। ठीक है, मान लिया आपके 100-200 लोगों का एक ग्रुप था, 100 आपके पर्सन्स थे, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए जा रहे थे आपके। ठीक, जंतर मंतर पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए जा रहे थे, बगल से ही आपके प्रेसिडेंट हाउस बनाए। अब वहां से आपके आ रहे थे करजन। ठीक, भारतीय जनता की खास आदत है, जैसे ही पुलिस और प्रशासन देखती है और तेज चिल्लाते हैं, वैसे स्लो मोशन में चिल्ला रहे होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन देख के बुलंद आवाज में शुरू हो जाते हैं चिल्लाना। तो करजन को देख के ये जनता जिंदाबाद मुर्दाबाद, करजन वापस जाओ, ये करो वो करो, करजन देखते रहे ना। ठीक है, अब ये जो आपके 100 लोग थे, इस 100 लोगों में एक चीज तो कंफर्म थी कि ये 100 लोगों में कुछ होंगे हिंदू और कुछ होंगे मुस्लिम। ठीक है, तो भारत आपके हिंदू बहुसंख्यक देखे, तो मान लिया हिंदू इसमें हुए 80 और मुस्लिम हुए इसमें 20। करजन देख रहा है दोनों को। अब करजन यहां से अब अपना ब्रेन वॉश शुरू करेगा, अब करजन की चाल शुरू होगी यहां से। ठीक है, अब करजन क्या कहेगा, इन लोगों को देख रहा है देख रहा है देख रहा है, करजन आपके ये जो 20 लोग हैं ना, इनसे कहेगा इधर आओ तुम लोग, इन 20 को बुलाएगा पहले। ये 20 आपके लोग मुस्लिम्स पहुंच गए कहां, करजन के पास। ठीक, करजन के पास जाके बोलते हैं हाँ बोलो क्यों बुलाए हो। तो करजन इनसे 20 लोगों से पूछता है क्या कर रहे हो आप लोग, तो ये 20 लोग कहते हैं दिखाई नहीं देता, फूट गई है क्या, आंदोलन कर रहे हैं, भारत को स्वतंत्र कराना है। तो फिर करजन इनसे 20 लोगों से कहेगा अच्छा ठीक है स्वतंत्र तो कराना है, लेकिन फिर उसके बाद करोगे क्या आप, हम चले जाएंगे तो ये 20 लोग कहेंगे करेंगे क्या, लोकतंत्र लाएंगे, शासन करेंगे, हम अपना शासन स्वयं करेंगे, अब ब्रिटिशर से नहीं करेंगे हमारा शासन। तो करजन आपके कहता है कि अच्छा अपना शासन कैसे करोगे आप, तो ये कहेंगे आपके हम लोकतंत्र लाएंगे, चुनाव कराएंगे, चुनाव में जीत के आएंगे, हमारे उम्मीदवार यार हमारे प्रतिनिधि, और हम करेंगे अपने ऊपर स्वयं के ऊपर क्या, शासन। ठीक, तो करजन कहता है भाई तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप शासन कैसे करोगे। तो आपके ये 20 लोग कहेंगे यही तो समझा रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होगा और इलेक्शन से हम जीत के आएंगे और हम शासन करेंगे। करजन कहेगा यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप शासन कैसे करोगे। इस हिंदुस्तान के अंदर आप हो माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी में जीत होती है हमेशा। करजन ने ब्रेन वॉश कर दिया। अब ये आपके जो 20 लोग हैं, हम सुबह 4 बजे से डंडे खा रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, और देश स्वतंत्र हो भी गया तो हम शासन कैसे करेंगे, शासन तो ये करेंगे। करजन ने आपके इन 20 लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। यहां से अब आपके राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग ट्रैक पे चला गया। अब करजन ने आपके इन 20 लोगों का ब्रेन वॉश किया तो ये 20 लोग यहां से गायब। अब हिंदू भाई लोग ढूंढ रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई लोग कहां गए, मुस्लिम भाई लोगों को तो बरगला दिया उसने, ये गायब हो गए सब। अब ये गायब हो गए आपके, अब ये सब शाम को मिले आपके कि अपन 20 लोग क्या करें, बात तो सही है, शासन तो हिंदू करेंगे। ठीक है, तो अब ये 20 लोग कहते हैं करजन ने आपके अगर ये सिद्धांत दिया है, अगर आग करजन ने लगाई तो करजन सॉल्यूशन भी बताएंगे कोई। सब लोग पहुंच गए करजन के पास कि करजन साहब सॉल्यूशन बताओ।
तो करजन आपके इन 20 से कहेंगे आपको क्या करना, भारत आजाद हो या ना हो, आपको शासन करना है ना, आपको तो विधायक बनना है ना, या आपको तो एमपी बनना है, इसी उद्देश्य के लिए कर रहे हो ना आप आंदोलन। इन्हें नहीं भी बनना था, लेकिन इन्हें सपने दिखा दिए एमएलए और एमपी बनने के। तो बोलते हैं अच्छा एमएलए एमपी बन जाएंगे हम। तो करजन कहते हैं हाँ बन जाओगे। ठीक। तो इन्होंने कहा तो फिर छोड़ो फिर स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आप तो एमएलए एमपी बना दो हमें। तो अब आपके करजन कहेंगे कि अच्छा एक काम करो, आप सब लोग मिलके बनाओ एक पार्टी। तो बोलेंगे ये ठीक है पार्टी हम बना ली, मुस्लिम लीग। अब हमें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमारे प्रति तो आपको रहना है हमेशा, और हमेशा आपको करना है इनका, बस इतना कर लो आप, बाकी का। और विरोध इन 80 लोगों के विरोध कर, मतलब किसका, कांग्रेस। कांग्रेस को सीधा सीधा हिंदुओं की पार्टी मान लिया। ठीक है, इनका कांग्रेस का विरोध करो और हमारे प्रति आप वफादार रहो। ठीक, 4-5 साल में हम आपके इलेक्शन शुरू करा रहे हैं भारत में, डायरेक्ट इलेक्शन। 1900 ना बताया था। और डायरेक्ट इलेक्शन में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप सांसद और विधायक बन जाओगे। ठीक। और करजन यहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू करने के लिए लेके आएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था। और इस व्यवस्था के तहत आपके करजन ये व्यवस्था बनाएंगे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही वोटर होगा। अब हिंदू कहां से जीतेगा यहां, ना तो हिंदू वोट डाल सकता, ना चुनाव लड़ सकता, तो मुस्लिम ही जीतेगा ना। और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम कोई भी कैंडिडेट हो सकता है और दोनों वोटर होंगे। तो अब इन्होंने किया आपके क्या, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार खींच दी। अब इस दरार से क्या हुआ कि जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में व्यवस्था आएगी तो कुछ कट्टर हिंदुओं में भी ये डिमांड बढ़ेगी, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ऐसे हो, और यहां से फिर ये दरार आपके बढ़ना धीरे 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 शुरू होगी। अंतिम रिजल्ट सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन के रूप में करजन का ये डिवाइड एंड रूल चला जाएगा। ठीक। करजन की इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से पहले आपके मुस्लिम आक्रांताओं ने भले ही भारत में दंगे किए थे, लेकिन भारत की हिंदू और मुस्लिम जनता में आपस में कभी कोई दंगा नहीं हुआ था। ये जितने भी दंगे आपके हुए ये करजन की इस थ्योरी के बाद ही हुए, इससे पहले भारत की जनता नहीं लड़ी। ठीक, हम कहते हैं कि आपके मीर कासिम आया उसने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, मानते हैं इस बात को, लेकिन जो कन्वर्टेड मुस्लिम है और यहाँ रहने वाले हिंदू हैं वो तो आपस में नहीं लड़े थे कभी। अंग्रेजों ने ये करा दिया, यहां रहने वाले हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वा दिया। ठीक। और यही आइडियोलॉजी आपके धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये ब्रेन वॉश हो गया। अब ये ब्रेन वॉश आपके जो करजन ने 1905 में आपके शुरू किया ये आज तक खत्म नहीं हो रहा है, आज भी भरा हुआ है ये ब्रेन वॉश। ठीक, जबकि हम ये भूल गए, ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी। अब अंग्रेजों का वही रूप धारण कर लिया इंडियन पॉलिटिशियंस ने, और हम उनको समझ नहीं पाते। ठीक। और इसीलिए होता है पॉलिटिशियन में घरों में से कौन मरता है, जब भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं मरता कौन है, जनता। कोई नेता मरा है क्या आज तक, नेता तो दंगे करा के गायब हो जाते हैं, चाहे वो हिंदुओं का नेता हो चाहे मुस्लिमों का नेता हो, आपस में जनता मरती रहे, फिर जब सब शांत हो जाता है फिर आते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने। ठीक। तो ये हुआ आपके क्या, यहां तक की कहानी। ठीक। और इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू करने के लिए लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, अब कुछ नोट करना है इस कहानी में, क्या नोट करोगे इसमें? ये नोट कर लिया, ये तो कर लिया था ना कल, चलो करो फटाफट नोट। अच्छा कल आप लोगों की क्लास होगी, ध्यान रखना, टेस्ट जो होगा क्लास के आगे पीछे होगा, कल क्लास होगी, जीएस के सारे बैच होंगे कल। सरप्राइज क्यों हो रहे हो, है? तो क्लास में कोई दिक्कत है तो फिर, कि ट्रेड फेयर जाना है किसी के साथ? नहीं जाना, परसों चले जाना, जाना है तो ठीक है। चलो नोट करो इस स्लाइड को। इसको और इसको सिर्फ 2 स्लाइड नोट कर लो। ठीक है, तो पहली स्लाइड कौन सी, ये करनी है नोट। लो नोट करना शुरू करो।
चलो आप लोग नोट कर लो, डिस्कस करेंगे इससे आगे कल। कोई एक बंदा आगे आके स्लाइड को आगे कर देना तो सारी नोट कर लेना, ठीक है।